प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 11 को कर रहे हैं। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन उसके बारे में जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जितने भी मुगल बादशाह मतलब जो राजा हुए, उनमें औरंगजेब जो है आखिरी और शक्तिशाली बादशाह था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। अर्थात जब इनकी मृत्यु होगी, 1707 में इनकी मृत्यु हुई, और जो जितने भी सूबेदार थे उन्होंने क्या अपनी रियासतें कायम कर ली। भाई इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा अधिकार है। छोटे छोटे एरियो में अपनी रियासतें कायम कर ली थी। उधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी। अर्थात जो अंग्रेज लोग हैं वो भी अपनी एक ताकत के रूप में उभरने लगे थे। कब? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। कंपनी लेकर के आए थे और राजा बन बैठे। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे कि हुआ कैसे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। यहाँ पर इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार एक चार्टर आया था उस समय। पूर्व में व्यापार का चार्टर, जिसको हम कहते हैं इजाज़तनामा, हासिल कर लिया मतलब प्राप्त कर लिया। वो क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उससे एक इजाज़तनामा ले लेते हैं। कहाँ का? पूर्व में व्यापार का। और उसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब खुद ही, और दूसरा कोई नहीं, वही है सर्वे सर्वा। यानी कि इंग्लैंड की कोई भी और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। भाई केवल वही करेगी पूर्व में व्यापार, बाकी कोई नहीं। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर, और कंपनी जो एक्ट था ना, इससे जो है उनको समुद्र पार जा कर के नए इलाकों खंगालना मतलब खोज सकती थी। भाई कहाँ पे क्या चीज़ बढ़िया है, और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ये कंपनी को फ़ायदा मिल गया। भी कहीं से जा कर के सस्ती चीज़ खरीदें और यूरोप में जाके महंगे दामों पर बेच दे और मुनाफा कमाए। ये जो पूर्व में व्यापार का जो चार्टर एक्ट था उससे कंपनी को अनुमति मिल गई थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकत, भाई यूरोप में भी और ताकतें थीं, जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। भाई इंग्लैंड वाले ही तो रोक सकता था, यूरोप वाले तो नहीं रोक सकता था। तो जो डच थे, पुर्तगाल थे, फ्रांस थे, वो भी इधर आकर के व्यापार करना चाह रहे थे, सस्ती चीज़ें खरीद के बेचना चाह रहे थे। तो जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के, जो इंग्लैंड के जहाज़ थे ना, वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर, ये जगह है केप ऑफ गुड होप, ये रास्ता था, उसका चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, तो तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। अर्थात उसी समय पुर्तगाली भी गोवा में, भारत में जो गोवा है वहाँ पर अपना ठिकाना बना लिया था। किन्होंने? पुर्तगाली ने। अब जो है यूरोप के बाज़ारों में, जो यूरोप के बाज़ार थे उनमें भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। जो यूरोप के लोग थे ना, भारत के सूती कपड़े को, रेशम को, काली मिर्च को, लौंग इलायची को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इनकी ज़बरदस्त मांग थी। और सभी यूरोपीय कंपनियां, यूरोप की जितनी भी कंपनी थी, जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल, जितनी भी कंपनी थी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तु की कीमत बढ़ने लगी। भाई सब आकर के चाहने लगे चीज़ें कि मैं भी खरीद के लेके जाऊँ यहाँ से।
काली मिर्च, लौंग, इलायची, रेशम, सूती कपड़ा सब आते थे खरीदने के लिए। तो इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, वही महंगे दामों पे मिलने लग गया। पहले एक दो कंपनी होती थी, उनको भारतीय लोग सस्ते में दे देते थे। जब खरीदार ज़्यादा, चीज़ कम, तो रेट बढ़ेंगे, तो रेट बढ़ गए और मुनाफा घटने लग गया कंपनियों का। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। अब लड़ाई शुरू हो जाती है भाई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। अब वो बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर देते हैं भाई। इस कारण से उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लग गया, और जो राज्य में मुनाफा खोने के कारण इन कंपनियों से पहले ही दुखी थे। अब क्या होता है, वो चाहते कि भाई ये एरिया मेरा हो, इस एरिया पे मैं ही व्यापार करूं। तो उससे ये जो राजा लोग थे वो भी दुखी थे, शासक थे। उदाहरण के तौर पर हम बंगाल को देखते हैं। बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ हम उसको देख रहे हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। जो हुगली नदी है वो बंगाल में है, और वहाँ पर जो है इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता, अर्थात हुगली नदी पे चीज़ों को जमा करते थे। ठीक है ना। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। कंपनी ने कहा भाई अब अपना कारोबार फैलने लग गया है, और आप यहीं आसपास जो है अपना रहना शुरू कर दो। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब एक किला बनाना शुरू कर देते हैं 1696 के आसपास। और 1698 में क्या है, मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। ये रिश्वत देश को बर्बाद कर देती है। वहाँ उस समय भी क्या हुआ, जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत दे दी और 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो आज कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसे कोलकाता कहते हैं। ठीक है ना। जो कालीकाता से कलकत्ता बना, और अब उसको हम कोलकाता कहते हैं। कह रहे उसमें एक गांव ये भी था, और अब वो ये उनके अंडर में आ गया। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान भी प्राप्त कर लिया। अब औरंगजेब से परमिशन ले लेते हैं कि कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी, अर्थात कुछ नहीं देना कंपनी को, कर वगैरह। ये औरंगजेब ने उनको परमिशन दे दी थी। और आपने सबसे पहले ऊपर पढ़ा ना, अंतिम और शक्तिशाली जो बादशाह था वो कौन था, औरंगजेब ही था। ठीक है ना। तो जब उससे उनको परमिशन मिल गई, अब वो क्यों शुल्क चुकाएगी, नहीं चुकाएगी वो। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, मिला तो कंपनी को था, न कि कंपनी के अफसरों को। और वे भी अपने निजी व्यापार के लिए उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। जो कंपनी के अफसर थे वो भी व्यापार करते थे अपना, तो कह रहे जब कंपनी नहीं चुका रही तो हम क्यों चुकाएं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। अब जो शुल्क, व्यापार से जो शुल्क आता था उसी से राज्य की इनकम होती थी, अब वो मिलना बंद हो गया, क्योंकि न कंपनी देती न कंपनी के अफसर देते। और परिणाम ये हुआ कि जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि मुझे पैसा ही नहीं होगा तो हम शासन कैसे चलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला, हमारा प्रथम प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। हमारा प्रथम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। व्यापार के एकाधिकार चार्टर से कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। कंपनी समुद्र पार नए इलाकों से सस्ती चीज़ें खरीदकर महंगे दामों पर यूरोप में बेच सकती थी, यही उसको फ़ायदा मिला था। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो प्यारे बच्चों, यूरोपीय व्यापारी भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, क्योंकि उनकी वहाँ पर ज़बरदस्त मांग थी।
यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और उनका मुनाफा घटने लगा। प्रश्न नंबर 3, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर रही थी, कुछ भी कर वगैरह नहीं दे रही थी जो राज्य था उसको, और जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी और इसी कारण बंगाल के नवाबों ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। प्रश्न नंबर 4, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अपने जीवन में घटी हुई घटना के आधार पर लिखना है। मैं केवल आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे चिकित्सा, शिक्षा या किसी पर भी एकाधिकार, किसी भी क्षेत्र पर, जैसे कृषि हो, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोरोना काल में मैं जो है अपने ताऊजी के साथ, मतलब पापा से जो, पापा के बड़े भैया, उनको हम ताऊ कहते हैं, उनके साथ निजी अस्पताल में गया। तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था ताऊ जी का, किंतु अस्पताल वालों ने कोरोना के नाम पर हमसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। कोई चार्ज कह रहा है, ये उसका चार्ज है, ये उसका चार्ज है, इस प्रकार से ले लिए, जो एक तरह से बिल्कुल गलत भी था। उनको कोरोना के लक्षण ना होने के बावजूद हमसे कोरोना के नाम पे बहुत से चार्ज भी लिए गए। कोई लक्षण नहीं था फिर भी चार्ज लिए गए, क्योंकि हमारे कारण क्या था, अब हमारे इलाके में वहीं एक सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल था, जो उस क्षेत्र पर एकाधिकार को दर्शाता है। भाई उनको भी पता था कि इस एरिया में कोई अस्पताल नहीं है, तो एकाधिकार उन्हीं का था उस एरिया पर, और इसी कारण से अपनी मन मर्जी से वो कार्य कर रहे थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकाधिकार जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, और आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी तो आपको वो लिखनी है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।